ये एनीमे अभी नया ही आया है और इसकी कहानी सच में आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम एलन है और उसने अभी अभी एक गेम फिनिश किया है। उस गेम के डेवलपर्स ने कहा था कि इस गेम को क्लियर करने में कम से कम 3 साल लगेंगे, लेकिन एलन ने कुछ ही हफ्तों में उस गेम को क्लियर कर दिया। इसी वजह से अब वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है और चाहता है कि उसे कोई ऐसा गेम मिले जिसे क्लियर करना सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो और जिसे पूरा करने में कई साल लगे। एलन ऐसे ही गेम को इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे एक ऐसा गेम मिल जाता है जिसके डेवलपर्स क्लेम कर रहे थे कि ये उनका अब तक बनाया गया सबसे कठिन गेम है। एलन ऐसी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करता, इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद इस गेम को खेलकर देखेगा। जैसे ही एलन ने गेम ओपन किया, उसे वहां डिफिकल्टी चुनने का ऑप्शन मिला। नॉर्मली गेम्स में 3 ऑप्शन होते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड मोड, लेकिन इस गेम में 4 ऑप्शन थे। चौथा ऑप्शन था हेल मोड। एलन को लगा कि शायद डेवलपर्स ने सिर्फ हाइप बनाने के लिए यह ऑप्शन डाला होगा, इसलिए उसने वही ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद एलन को पता चला कि यह एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहां वह अपनी क्लास भी चुन सकता है। इस वर्ल्ड में हर तरह की चीजें मौजूद होंगी, मैजिक, मॉन्स्टर्स और जो कुछ भी सोचा जा सकता है। एलन अपनी क्लास चुन सकता था और क्लास के हिसाब से उसे अलग अलग लेवल की डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। वहां बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे स्वॉर्ड्समैन, मैज, मैजिक यूजर वगैरह। एलन ने उस ऑप्शन को चुनने का फैसला किया जिसके आगे सबसे ज्यादा स्टार्स लगे हुए थे, मतलब जो सबसे ज्यादा मुश्किल था। सबसे लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा था, डेमन लॉर्ड, लेकिन वहीं एक और ऑप्शन था जिस पर लिखा था समनर। समनर के आगे बहुत सारे स्टार्स लगे हुए थे। एलन समझ गया कि यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्लास है, इसलिए उसने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते ही एलन को पता चला कि समनर क्लास अभी टेस्टिंग फेज में है, मतलब इसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है। एलन इस क्लास को सिलेक्ट करने वाला पहला इंसान था, फिर भी अगर वह चाहे इसे सिलेक्ट रख सकता था। एलन को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे भी वह कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहता था। अब यह तो पहले से ही साफ था कि यह कोई नॉर्मल चीज नहीं होने वाली थी। जैसे ही एलन ने सारी सेटिंग्स सिलेक्ट की और स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, एलन अचानक वहां से टेलीपोर्ट हो गया। अब एलन एक नई दुनिया में था जहां उसका अभी अभी जन्म हुआ था। उसके मम्मी पापा उसका स्वागत कर रहे थे। एलन को उस दुनिया की भाषा नहीं आती थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह यह समझ चुका था कि वह एक अलग दुनिया में री इनकारनेट हो चुका है। आसपास की चीजों को देखकर यह नहीं लग रहा था कि वह किसी अमीर फैमिली में पैदा हुआ है, लेकिन उसके माता पिता उसके जन्म से बहुत खुश थे। पता ही नहीं चला कि 1 साल कब बीत गया। अब एलन 1 साल का हो चुका था और आखिरकार वह इस दुनिया की भाषा समझने लगा था। वह अभी बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके मम्मी पापा उससे क्या कह रहे हैं ये अब उसे समझ आने लगा था। उसे ये भी पता चल चुका था कि वे लोग कॉमनर्स हैं जो किंगडम के बाहर एक अलग इलाके में रहते हैं, जहां वे खेती करते हैं और हर महीने टैक्स चुकाते हैं। एलन के पिता एक किसान हैं और साथ ही एक हंटर भी। इसका कारण ये है कि जहां वे रहते हैं उसके पास ही एक जंगल है जहां बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। उनसे बचने के लिए हर गांव के सभी लोगों को लड़ना आना जरूरी है। अगर वे थोड़े अमीर होते तो किंगडम के अंदर रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें यहीं रहकर गुजारा करना होता है। फिर भी वे लोग खुश हैं। एलन की माँ एक हाउसवाइफ है और घर का सारा काम संभालती है। थोड़ी डिफिकल्ट लाइफ होने के बावजूद एलन के माता पिता के बीच बहुत ज्यादा प्यार है। इसी वजह से एलन को पूरा यकीन है कि कुछ ही समय में उसे एक छोटा भाई या एक छोटी बहन मिल सकती है। खैर, आज अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जब एलन सोने चला गया, मतलब उसके माता पिता ने उसे सुला दिया, तब एलन बार बार अपनी स्टेटस विंडो ओपन करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज वो पहले कई एनीमे और गेम्स में देख चुका था, जहां एक स्टेटस विंडो होती है जिससे अपनी प्रोग्रेस देखी जा सकती है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसके सामने कोई स्क्रीन अपीयर नहीं हो रही थी। वो पिछले कई दिनों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। आज उसने फिर से कोशिश की और कई बार अपने हाथ हवा में लहराने के बाद आखिरकार उसके सामने एक किताब प्रकट हुई। उसे देखकर एलन खुश हो गया और जोर से हिलने डुलने लगा, जिसकी आवाज उसके माता पिता ने सुन ली। वे तुरंत देखने आए कि एलन ठीक तो है, लेकिन तब तक एलन किताब को गायब कर चुका था और सोने की एक्टिंग करने लगा। उन्हें लगा कि शायद एलन ने कोई सपना देखा होगा, इसलिए वे वहां से चले गए। अब एलन ने फिर से उस किताब को देखा जिसके पहले ही पेज पर उसके स्टेटस लिखे हुए थे। स्टेटस से मतलब उसकी पावर लेवल, मैजिक कैपेसिटी और वह कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, इन सब चीजों से था। क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत कम है, इसलिए ये सभी चीजें फिलहाल बहुत कम थी। खैर, जो भी हो, पेज पलटते ही उसे पता चला कि वह समनिंग और क्रिएशन 2 अलग अलग प्रकार के मैजिक का उपयोग कर सकता है। एलियन को इन दोनों के अंतर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन नीचे लिखा हुआ था कि एलियन इंसेक्ट्स और बीस्ट को समन कर सकता है। शायद भविष्य में जब वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो वह और भी चीजें समन कर पाएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही 2 चीजें ऐड की गई थी। उनके नामों के साथ H लिखा हुआ था। अब इस H का मतलब कुछ गलत मत समझना। पहले ही बताया गया था कि यह शायद इंसेक्ट्स एंड बीस्ट की रैरिटी स्तर को दर्शाता है। मतलब एलियन अभी कमजोर है, इसलिए जो इंसेक्ट्स और बीस्ट वह समन करेगा वे H रैंक के होंगे।
एलियन ने कुछ और पेज पलटे तो उसे वहां एक लेटर दिखाई दिया जो इस वर्ल्ड को बनाने वाले भगवान की तरफ से था। उस लेटर में एलियन को बताया गया था कि जितनी भी बेसिक नॉलेज है वह उसे इसी किताब से मिल जाएगी। साथ ही उसमें माफी भी मांगी गई थी क्योंकि इस ग्रिम वॉर ने एलियन को बहुत जल्दी चुन लिया था। नीचे यह भी लिखा था कि अगर एलियन को इस क्लास से कोई समस्या हो या कोई कंफ्यूजन हो तो वह उसे अपने तक ही रखे क्योंकि अब कुछ बदला नहीं जा सकता। एलियन को समझौता करना होगा। एलियन को यह बात ज्यादा समझ में नहीं आई और उसने ज्यादा समझने की कोशिश भी नहीं की। उसने 2 पेज और पलटे और अपना पहला समन करने की कोशिश की। वह बार बार समन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। बिल्कुल वैसा ही जैसा तब हुआ था जब उसने पहली बार ग्रिम वॉर को समन करने की कोशिश की थी। कई दिन बीत गए थे लेकिन उसे यह किताब नहीं मिली थी। अब भी वही हो रहा था, कुछ भी समन नहीं हो पा रहा था। एलियन ने सोचा कि यहाँ उसे कोई क्लू नहीं मिलने वाला, कोई आकर उसे नहीं बताएगा कि उसे क्या करना है। यह सब उसे खुद ही पता करना होगा। उसने आंखें बंद की और सोचने लगा और अचानक उसे पैटर्न समझ में आ गया। उसने फिर से समन करने की कोशिश की लेकिन इस बार उसने समन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह उस चीज को समन नहीं कर सकता जो इस दुनिया में अभी तक अस्तित्व में ही नहीं थी। जो इंसेक्ट्स या बीस्ट वह समन करेगा उन्हें पहले क्रिएट होना जरूरी था, इसलिए पहली बार उसे क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। जैसे ही उसने क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल किया उसके सामने एक हॉपर कार्ड प्रकट हो गया। मतलब एलियन का अनुमान बिल्कुल सही था। वह हॉपर कार्ड ग्रासहॉपर इंसेक्ट को बुलाने वाला था और अब वह एलियन की इस ग्रिम वॉर में ऐड हो चुका था। एलियन वैसे ही उस इंसेक्ट को समन करने वाला था लेकिन सारी आवाजें सुनकर उसकी माँ वहां आ गई और एलियन को फिर से सोने की एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन वह जानता था कि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा मेहनती हैं और आज वे रात को जल्दी सोने वाले नहीं हैं। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह यह सब अगली सुबह करेगा। दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य हुई। एलियन के पिता लकड़ियां काट रहे थे और उसकी माँ घर का काम निपटाने के बाद एलियन को लोरी गाकर सुला रही थी। एलियन ने सोने की एक्टिंग की और जैसे ही उसकी माँ वहां से गई वह तुरंत उठ गया और अपनी ग्रिम वॉर को फिर से समन कर लिया। उसी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने उस बीस्ट को समन किया। अचानक ग्रिम वॉर के अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने लगी जिससे पूरा कमरा चमकने लगा। किस्मत से एलियन के माता पिता ने यह नोटिस नहीं किया। एनर्जी आखिरकार एक जायंट ग्रासहॉपर में बदल गई। एलियन सोचने लगा कि क्या यह उसकी बात मानेगा। उसने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की और उसे अपने पास बुलाया लेकिन वह ग्रासहॉपर नहीं आया। हालांकि एलियन अभी सिर्फ 1 साल का था, फिर भी वह कुछ शब्द बोल सकता था, इसलिए इंस्ट्रक्शन में कोई गलती नहीं थी। फिर भी वह उसकी बात क्यों नहीं मान रहा था, इसका कारण एलियन को समझ में नहीं आया। ग्रासहॉपर वहां से बाहर चला गया और एलियन अपनी ग्रिम वॉर देखने लगा जहां उसे अपने स्टैट्स के साथ साथ उस ग्रासहॉपर के स्टैट्स भी दिखाई दे रहे थे। एलियन उसका नाम भी रख सकता था। उसने उसका नाम डिंका रखा। नीचे डिंका के पावर लेवल्स भी लिखे हुए थे। एलियन ने देखा कि अब समनिंग और क्रिएशन के बाद उसे एक नया ऑप्शन मिला है जिसका नाम वोल्यूशन है। एलियन को नहीं पता था कि यह क्या है लेकिन यह उसके समन किए हुए इंसेक्ट से जुड़ा हुआ था। जैसे ही उसने उसे एक्टिवेट किया एलियन के स्टैट्स बढ़ गए और उसके समन किए हुए इंसेक्ट्स को भी अतिरिक्त पॉइंट्स मिल गए। एलियन को ये ऑप्शन बहुत ज्यादा पसंद आया लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी माँ ने डिंका को देख लिया है। इतने बड़े ग्रासहॉपर को देखकर वह बहुत घबरा गई और उसने तुरंत उस पर पैर रखकर उसे मार दिया। डिंका के मरते ही वह एनर्जी में बदल गया और वह एनर्जी वापस एलियन की ग्रिम वॉर में चली गई। डिंका मर चुका था। एलियन को इसका बहुत दुख हुआ लेकिन सौभाग्य से उसने सही समय पर ग्रिम वॉर को छिपा लिया था जिसकी वजह से उसकी माँ ने कुछ नहीं देखा। कई दिनों तक एलियन बिल्कुल चुप रहा लेकिन अपनी पावर बढ़ाने के बारे में सोचते सोचते वह आखिरकार आगे बढ़ गया। उसने फैसला किया कि अब वह एक बीस्ट समन करेगा। उसने फिर से क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल किया और इस बार एक माउस बीस्ट प्रकट हुआ। ग्रिम वॉर से उसे यह जानकारी मिल चुकी थी कि जो भी बीस्ट वह क्रिएट करेगा वे स्मार्ट होंगे लेकिन अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक एलियन खुद उन्हें आदेश न दे। साथ ही यह भी बताया गया कि एलियन क्रिएट वर्ड की मदद से कार्ड्स भी क्रिएट कर सकता है लेकिन यह उसके हाथ में नहीं है कि वह कौन सा कार्ड क्रिएट करेगा। सादी गार्ड बार बार रिपीट हो सकते हैं और जब गार्ड रिपीट होंगे तो उन्हें बिजली के कार्ड के साथ ऐड करने पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। एलन ने जब कुछ दिनों तक इस चीज को ट्राई किया तो उसे पता चला कि कई बार सेम गार्ड मिल सकते हैं जो माउस के कार्ड थे। उसे वे 10 बार मिल गए जिन्हें ऐड करने के बाद माउस के स्टेटस में 10 पॉइंट्स ऐड हो गए। यह सब होने में एलन को कुछ समय लगा। इसका मतलब ये था कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं है। ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि वह एल मोड में था। यहाँ उसे जो मर्सलेस और बीस्ट मिलेंगे मतलब जिनसे उसका सामना होगा वे नॉर्मल किसी भी मोड से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। अभी ये सारी बातें हमें पता ही चल रही थी कि तभी अचानक एलन की मदर वहां आ जाती है और एलन को उठाकर ले जाती है। असल में एलन के फादर हंटिंग से वापस आ चुके थे। एलन ने देखा कि उसके फादर पूरी तरह से ब्लड में कवर थे, यानी उनके कपड़ों
कपड़ों पर खून लगा हुआ था। फिर पता चलता है कि जब सर्दियां आने वाली होती हैं तो इस गांव के लोग मिलकर जंगल में जाते हैं और मॉन्स्टर हंटिंग करते हैं ताकि अनाज के अलावा भी खाना सर्दियों के लिए स्टोर किया जा सके। अभी अभी उन्होंने एक जंगली जानवर को मारा था। एलन के फादर यहाँ इसलिए आए थे ताकि वे एलन से पूछ सकें कि क्या वह उस मॉन्स्टर को देखना चाहे। ये चीज एलन के लिए बिल्कुल नई थी क्योंकि उसने इस वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स पहले कभी नहीं देखे थे, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। एलन के फादर उसे वहां ले गए। रास्ते में उन्हें कई सारे बड़े फ्लाइंग मॉन्स्टर्स उड़ते हुए दिखाई दिए। एलन के फादर ने उसे बताया कि इन्हीं मॉन्स्टर्स की वजह से उसे ये नाम मिला है। हम उसे एलन ही कहकर बुलाते हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसका नाम एलन ही था, लेकिन इस वर्ल्ड में उसे एक अलग नाम मिला था जो इन मॉन्स्टर्स से रिलेटेड था। इस वर्ल्ड के लोगों के नाम थोड़े अजीब होते हैं जो बोलने में ज्यादा सेंस नहीं बनाते, इसी वजह से हम रियल वर्ल्ड के नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का नाम कुछ भी हो, लेकिन एलन को ये नाम देने के पीछे उसके फादर का एक बहुत बड़ा रीजन था। वे एलन को बताते हैं कि वे लोग कॉमनर्स हैं, यानी उनके पास आजादी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आजादी का मतलब ये हो सकता है कि वे किंगडम में रह सकें या जो मर्जी चाहें वह खा सकें, लेकिन एलन के फादर का मानना कुछ और था। वे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स पूरी तरह से आजाद हैं, वे जहां मर्जी चाहें वहां उड़कर जा सकते हैं। एलन के फादर यही चाहते थे कि एलन भी इसी तरह की लाइफ जिए। हालांकि ये नाम रखते समय उन्हें अपनी वाइफ से बहुत डांट पड़ी थी, लेकिन बाद में एलन की मदर मान गई थी, इसी वजह से एलन को यह नाम मिला। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह पहुंचते हैं। वह जगह गांव से थोड़ी दूर थी ताकि मॉन्स्टर्स गांव तक न पहुंच सके। वहां पहुंचकर एलन देखता है कि वह मॉन्स्टर वाकई बहुत ज्यादा बड़ा था। नॉर्मल वर्ल्ड में उसने जितने भी जानवर देखे थे यह उन सब से कहीं ज्यादा बड़ा था। असल में वह बस एक नॉर्मल जंगली सुअर था, लेकिन साइज की वजह से उसे मॉन्स्टर कहा जा सकता था। एलन देख रहा था कि उस मॉन्स्टर के दांत उसकी पूरी बॉडी से भी ज्यादा बड़े थे। तभी वहां ग्रेडा आता है जो एलन के फादर को थैंक्स कहता है। सभी लोग एलन के फादर को ज्यादा क्रेडिट दे रहे थे क्योंकि वे सबसे ज्यादा समझदार, हेल्पफुल थे उस मॉन्स्टर को खत्म करने में। लेकिन एलन के फादर कहते हैं कि ये सब हमने मिलकर किया है, इसलिए क्रेडिट सबको मिलना चाहिए। वैसे ग्रेडा एलन को भी वेलकम करता है क्योंकि उसने पहली बार मॉन्स्टर देखा था। एलन भी उसे थैंक यू कहता है। हालांकि एलन अभी सिर्फ 1.5 साल का था। इतने छोटे बच्चे आमतौर पर बोल नहीं सकते। ग्रेडा की भी एक बेटी थी जो एलन की ही उम्र की थी, लेकिन वह बस फालतू बातें कर रही थी। वही बातें जो बच्चे करते हैं, इनका कोई खास मतलब नहीं होता। एलन उस मॉन्स्टर को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस था, इसलिए ग्रेडा उसे बताने लगा कि उन्होंने किस तरह उसे मारा। टोटल 20 आदमी लगे थे इतने बड़े मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। एलन हर एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था क्योंकि वह उन मॉन्स्टर्स की ताकत को कैलकुलेट कर रहा था। नॉर्मली अच्छे खासे सदे कटे लोग भी लगते हैं ऐसे मॉन्स्टर को मारने के लिए। इससे एलन अंदाजा लगा सकता था कि उसके समन किए गए इंसेक्ट्स या बीस्ट किस अमाउंट में होने चाहिए ताकि वे ऐसे मॉन्स्टर से लड़ सकें। यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उस मॉन्स्टर की रैंक C रैंक थी, मतलब ऐसे मॉन्स्टर इस जंगल में नॉर्मल थे और इनसे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ मौजूद होंगे। यहाँ से सीधे 10 महीने गुजर गए। एलन ने कई चीजें सीखी और अपने इंसेक्ट्स के कार्ड्स को बार बार समन करके उनके बफ्स को इंक्रीज किया, यानी उनकी पावर बढ़ाई। आखिरकार 10 महीने बाद वह 2nd लेवल पर पहुंच चुका था। उसके स्टेटस में उसका लेवल इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से उसे कई नई चीजें जानने को मिली। साथ ही उसे कुछ नई एबिलिटीज भी मिल चुकी थी। सबसे मजे की बात यह थी कि अब वह H रैंक के बजाय G रैंक के इंसेक्ट्स और बीस्ट को भी समन कर सकता था। इसका मतलब ये नहीं था कि अब उसे H रैंक के कार्ड्स नहीं मिलेंगे, वे भी मिलेंगे क्योंकि उसके पहले समन किए गए इंसेक्ट्स की पावर को बढ़ाना भी जरूरी था। अब चांसेस थे कि उसे G रैंक के कार्ड्स भी मिल जाएं। इसके साथ साथ उसकी इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो चुकी थी, यानी अब वह ज्यादा इंसेक्ट्स या बीस्ट समन कर सकता था। एलन को आखिरकार बहुत ज्यादा मजा आने लगा और वह इन सब चीजों से खुश होकर सो गया। तभी उसे पता चला कि उसे फ्यूजन टेक्निक भी मिल गई है। एलन को इस टेक्निक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन पढ़ने से यही लग रहा था कि फ्यूजन का मतलब 2 अलग अलग पावर्स को कंबाइन करना है। एलन इसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए वह इसे ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास अभी उतनी शक्ति नहीं है। मतलब उसे और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा के लिए उसे खाना खाना होगा। रात के समय वह बैठकर बहुत अधिक खाना खाता है और उसके बाद फिर से फ्यूजन टेक्निक का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उससे कुछ नहीं होता। वही संदेश फिर से दिखाई देता है कि एलन के पास अभी पर्याप्त मैजिक पावर नहीं है। इस समय एलन अपने समन किए हुए माउस के 2 अलग अलग कार्ड्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था। एलन को लगा कि शायद इसके लिए अधिक मैजिक पावर की आवश्यकता होगी, लेकिन उसे जो क्रिएशन फील्ड में अलग अलग रैंक के इंसेक्ट्स और बीस्ट मिले हैं, शायद वह उन्हें उपयोग कर पाए। इसीलिए वह अब G रैंक के बीस्ट को समन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। वही मैसेज फिर से आ जाता है कि उसके पास अपर्याप्त मैजिक पावर है। अब एलन कर भी क्या सकता था? उसने खुद को ही दोष दिया क्योंकि हार्ड मोड सिलेक्ट करने वाला वही था। उसी की वजह से इतनी सारी कठिनाइयां बढ़ गई थी, वरना ये चीज इतनी मुश्किल नहीं होती। हालांकि यहाँ से सीधे 1 साल बीत जाता है। इस 1 साल में एलन के स्टेट्स में कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आया, लेकिन उसकी मैजिक पावर पहले से काफी बढ़ चुकी थी। वह अभी भी 2nd लेवल पर ही भी था, लेकिन मैजिक पावर बढ़ जाने की वजह से वह कुछ G रैंक के बीस्ट को समन करने में सफल हो गया था।
था। एक का नाम उसने मॉली रखा और दूसरा एक फ्रॉग बीस्ट था जिसका नाम उसने हूबर रखा, क्योंकि वह मेंढक की तरह उछलता रहता था। जब वो अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है तो पता चलता है कि उसके बफर्स काफी बढ़ चुके हैं, साथ ही उसकी मैजिक पावर भी पहले से कहीं अधिक हो चुकी थी, इसलिए अब एलिन फ्यूजन टेक्निक का उपयोग कर सकता था। उसने हूबर और मॉली दो अलग अलग बीस्ट्स को कंबाइन किया, जिससे उसे एक थर्ड समनिंग कार्ड मिला जो कि एक बिल्कुल नया बीस्ट था। अब यह बात समझना एलिन के लिए भी मुश्किल था कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी दो अलग अलग बीस्ट से एक तीसरा और पूरी तरह नया बीस्ट कैसे क्रिएट हो गया। जो भी हो, बहुत ही अजीब सा बीस्ट बन चुका था जो इंसानों की तरह बात कर सकता था अगर उसे सिखाया जाए। एलिन ने उसे समन किया और जब एलिन ने उससे बात की तो कुछ ही देर में वह भी बिल्कुल एलिन की ही आवाज में बात करने लगा। आवाज इतनी समान थी कि कोई भी अंतर महसूस नहीं हो रहा था। एलिन सोचता है कि इस तरह किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, बल्कि किसी मर्सनरी को नष्ट करने के लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट बीस्ट साबित हो सकता है। साथ ही अगर वह अपनी मैजिक पावर को और अधिक बढ़ा ले तो वह अपने सभी बीस्ट्स को इसी तरह कंबाइन करके नए बीस्ट्स क्रिएट कर सकता है। वह यह भी समझ जाता है कि हर बीस्ट के पास एक विशेष शक्ति होती है। जैसे ये नया क्रिएट किया गया बीस्ट लोगों की नकल उतार सकता है, उसी तरह एलिन का दूसरा पेट मॉली जमीन खोद सकता है। जब एलिन ने उसे आदेश दिया तो मॉली ने केवल कुछ ही सेकंड्स में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। एलिन इस शक्ति से बहुत अधिक प्रभावित हो गया, क्योंकि इस तरह वह कई सारी सुरंगें बना सकता था। अगर कभी अचानक मॉन्स्टर्स का हमला हुआ तो लोग इन सुरंगों की मदद से भाग सकते थे। हालांकि जब एलिन यह सब सोच रहा था तभी वह खुद ही अपने बनाए हुए गड्ढे में फिसल गया और सोचने लगा कि वह अभी इतना तैयार नहीं है कि मॉन्स्टर्स का सामना कर सके। जो भी हो, एलिन को बहुत मजा आने लगा था, क्योंकि वह इसी तरह की किसी गेम की तलाश में था। तभी अचानक एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। एलिन समझ जाता है कि 3 बज चुके हैं। ये वह समय था जब तलवार अभ्यास होता था और इसमें एलिन की अक्सर पिटाई होती थी। एलिन को यह अभ्यास बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाकी बच्चों की तरह दिखने के लिए वह भी यह अभ्यास करता रहता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। वैसे देखा जाए तो ये ट्रेनिंग जरूरी भी थी, क्योंकि इस गांव में कोई भी समनर नहीं था और न ही किसी के पास ऐसी मैजिक पावर थी जिससे वे खुद को सुरक्षित रख सके। इसी वजह से बच्चों को बचपन से ही मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार किया जाता था। एलिन के पास एक एक्सेप्शन था, वह किसी और चीज पर ध्यान दे सकता था, लेकिन सामान्य दिखने के लिए उसे भी तलवार अभ्यास करना पड़ता था। हर रोज की तरह आज भी उसकी पिटाई हो रही थी, क्योंकि वह लड़की जिसका नाम करीना था तलवार चलाने में काफी माहिर थी। उसके हमले बहुत तेज थे। एलिन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। कुछ ही देर में एलिन की लकड़ी की तलवार टूट जाती है। एलिन कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन करीना कहती है, नहीं, मैं बाकी लोगों की तरह ही सामान्य हूँ। असल में तुम ही कुछ ज्यादा कमजोर हो और अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। ये कहकर वह और भी कई हमले करने लगती है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। एलिन के माता पिता भी खेतों से वापस घर लौट रहे होते हैं। वे देखते हैं कि एलिन और करीना अब भी साथ हैं। करीना बताती है कि वे खेल नहीं रहे थे बल्कि तलवार अभ्यास कर रहे थे। चूंकि शाम हो चुकी थी इसलिए उसे वापस जाना चाहिए था। ये कहकर वह चली जाती है। हालांकि ये बात आसानी से समझी जा सकती थी कि ये तलवार अभ्यास कम और एलिन की पिटाई ज्यादा थी। वैसे यहाँ एक और बात भी नोटिस की जा सकती है जो शायद आपने भी समझ ली होगी। एलिन के माता पिता अपनी आबादी को और अधिक बढ़ाना चाहते थे और इस मामले में वे पहले ही काफी हद तक सफल हो चुके थे। अब बस इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया जाना बाकी था, यानी एलिन के छोटे भाई के आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। फिर रात के समय जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तब एलिन अपने माता पिता से कहता है कि वह भी खेतों में मदद करना चाहता है। असल में एलिन अपने स्टेटस विंडो से यह समझ चुका था कि अब इसके बाद इस दुनिया के किसी भी नोटिस, क्योंकि अब उन्हें खाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो कि एक तरह से सही भी था। लेकिन उसके माता पिता नहीं मानते। वे कहते हैं कि उसे अभी भी करीना के साथ ही खेलना चाहिए, क्योंकि वह अब भी सिर्फ 3 साल का है। एलिन मदद करना चाहता था लेकिन वे मान नहीं रहे थे। एलिन के पिता कहते हैं, बड़े होकर तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी और तब तुम्हें काम में लगना होगा। ये बात तुम्हें भी नहीं बदलेगी, इसलिए अभी जब तुम खेल सकते हो तो अपना समय खेलने में ही दो। ये सुनकर एलिन सोचता है कि शायद उसके माता पिता यही मानते हैं कि वह हमेशा छोटा नहीं रहेगा, और वे गलत भी नहीं है। अगर एलिन खुद की जगह सोचे तो वह भी कभी अपने 3 साल के बच्चे को खेती किसानी के काम में नहीं लगाएगा। इसका मतलब है कि उनका सोचना भी सही है। एलिन के पास भले ही ताकत थी, लेकिन ये बात उसके माता पिता नहीं जानते थे, इसलिए एलिन उनकी बात मान जाता है और कहता है कि वह जिद नहीं करेगा। वैसे भी एलिन घर के कामों में काफी मदद कर देता था, जो उसके माता पिता के हिसाब से पर्याप्त थी। जब वे लोग खाना खा रहे थे तभी एलिन की माँ उससे पूछती है कि वह घर के पास वाले पेड़ पर पत्थर क्यों फेंकता रहता है। उन्होंने ये बात कई बार नोटिस की थी, लेकिन एलिन से पूछना भूल गई थी। इस पर एलिन जवाब देता है, जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, अगर उन्होंने अचानक हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे, इसलिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ ताकि अगर मॉन्स्टर हमला करें तो मैं उन्हें भगा सकूं और मम्मी पापा को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये बात सुनने में बहुत ज्यादा प्यारी थी, वो भी एक 3 साल के बच्चे के मुंह से, इसलिए उसके माता पिता उसकी बहुत तारीफ करते हैं।
हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में एलिन ये देखना चाहता था कि क्या वह समनिंग के अलावा कोई दूसरी ताकत भी सीख सकता है या नहीं, यानी क्या वह किसी और चीज में परफेक्ट बन सकता है या फिर उसे सिर्फ समनिंग के लिए ही चुना गया है। एलिन के माता पिता बहुत खुश थे, साथ ही वे उसकी तारीफ इसलिए भी करते थे क्योंकि जब भी वे खेतों से वापस लौटते तो एलिन और करीना को तलवार अभ्यास करते हुए देखते थे। एलिन के पिता इस बात से बहुत खुश थे कि जल्द ही एलिन 5 साल का होने वाला था और फिर दीक्षा समारोह का समय आएगा। एलिन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, इसलिए उसके पिता उसे बताते हैं कि इस समारोह को अब्राइजल सेरेमनी कहा जाता है। यही ये पता चलता है कि एलिन को किस चीज के लिए चुना गया है। एलिन तलवार अभ्यास करता है, यानी उसे तलवारबाजी के लिए भी चुना जा सकता है। हालांकि यह बात उसी समारोह में साफ होती है, इसलिए पहले से ये सोचना कि उसे कौन सी क्लास मिलेगी सही नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। एलिन के माता पिता उम्मीद करते हैं कि उसे एक अच्छी क्लास मिले क्योंकि वही उनके लिए इस कॉमन लाइफ से बाहर निकलने का आखिरी ऑप्शन है। ये सोच एलिन के मन में भी आ चुकी थी कि उसे भी एक अच्छी क्लास मिलनी चाहिए। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एलिन अपने वही ग्लास हॉपर यानी मेंढक को समन करके अपना स्टेटस विंडो चेक कर रहा था। असल में वो ये देखना चाहता था कि वह अपने एक इंसेक्ट को कितनी देर तक समन करके रख सकता है। क्या वह पूरे दिन किसी इंसेक्ट या बीस्ट को इस्तेमाल कर सकता है बिना अपनी एनर्जी खोए। इसी चीज को चेक करने के लिए उसने मेंढक को समन किया था। तभी 3 बज जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि करीना आने वाली है, इसलिए एलिन को जाना पड़ता है। उनकी तलवार अभ्यास रोज की तरह ही चलता है। अंत में एलिन की पिटाई होती है और जब उनकी तलवार अभ्यास खत्म होती है तभी ग्रेडा वहाँ पहुँच जाता है। गुरेडा असल में करीना का बादर है। उसने पहले भी ये बात बताई थी कि उसकी एलियन की उम्र की ही एक बेटी है और वह वास्तव में करीना ही है। खैर, इसी दौरान उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो एलियन की माँ की थी। वास्तव में वह एलियन को देखने के लिए जब बाहर आ रही थी तभी अचानक उनके पैर पर एक बड़ा सा ग्रासहॉपर आ गया। इतने बड़े ग्रासहॉपर को देखकर कोई भी एकदम घबरा जाएगा। इसी वजह से वह घबरा गई और जमीन पर गिर पड़ी। सामान्य स्थिति में ऐसा होता तो शायद कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उस समय उनकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए सभी लोग तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े। किस्मत से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था, मतलब वह पूरी तरह ठीक थी। लेकिन अब सबको यह समझ आ चुका था कि एलियन का छोटा भाई इस दुनिया में आ चुका है। ये सब जानने के बाद एलियन के पिता ग्रेडा और करीना दोनों अपने घर की ओर दौड़े कि करीना की माँ को वहाँ ला सके। क्योंकि वह महिलाएं थी इसलिए उन्हें पता था कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। एलियन और उसके पिता बिल्कुल घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या होगा। एलियन पानी गर्म करके ला रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने अपनी पिछली जिंदगी में एक्शन गेम्स के साथ साथ ऐसे गेम्स भी खेले होते जिनमें ये सब सिखाया जाता ताकि वह इस समय मदद कर पाता। इसी बीच ग्रेडा की माँ वहाँ पहुँच गई। उन्होंने कहा कि आगे की सारी जिम्मेदारी वह संभाल लेंगे। इसके बाद उन्होंने एलियन के पिता एलियन और ग्रेडा को बाहर भेज दिया क्योंकि अब घर के अंदर केवल महिलाएं ही रह सकती थी जब तक पूरी प्रक्रिया पूरी न हो जाए। कुछ ही देर बाद उन्हें वापस अंदर बुलाया गया और वे सभी एलियन के छोटे भाई से मिले। सभी उसे देखकर बहुत खुश थे। अब बारी थी उसका नाम रखने की। एलियन के पिता ने मैक्स नाम सुझाया। यहाँ उन्होंने एक दूसरा नाम भी सोचा था जो अच्छा था लेकिन इतना खास नहीं था कि उसे समझाया जाए, इसीलिए मैक्स ही उपयोग किया गया। एलियन की माँ ये नाम सुनकर पूछने लगी, क्या यह भी किसी मॉन्स्टर का नाम है? जिस पर एलियन के पिता ने मना नहीं किया। न जाने क्यों उनकी फैंटेसी ही कुछ ऐसी थी। फिर जो भी हो, एलियन की माँ को भी यह नाम पसंद आ गया। इसके बाद सभी हंसने लगे। एलियन सोच रहा था कि वह तो केवल एक साधारण गेम खेलना चाहता था। इसी बिल्ड में आना केवल गेम का हिस्सा था, लेकिन ये जिंदगी उसकी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। अब एलियन को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सब कुछ केवल एक गेम का हिस्सा है। अब उसे एक वास्तविक परिवार मिल चुका था जिससे वह बहुत खुश था। उसे पहले नहीं पता था कि इस गेम में आकर उसे करना क्या है, लेकिन अगर सच में यह उसका परिवार है तो अब उसे अपना मिशन मिल चुका है। उसे इस परिवार को सामान्य जीवन शैली से बाहर निकालना है। उसे नहीं पता कि वह ये सब कैसे करेगा, लेकिन उसने ये तय कर लिया है कि अब उसे यही करना है। इसी दौरान जब वह ये सब सोच रहा था, उसकी माँ ने कहा, क्या तुम अपने छोटे भाई को हेलो नहीं कहोगे? एलियन आगे बढ़कर उसे हेलो कहता है। अचानक बच्चा रोने लगता है और एलियन घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन उसकी माँ हंसते हुए कहती है, नहीं, तुम तो इससे भी ज्यादा तेज रोते थे। असल में एलियन कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे बोलना नहीं आता था। इसी वजह से सबको यही लगता था कि वह बस रो रहा है। खैर, जो भी हो, एलियन इस नई जिंदगी से बहुत खुश है, लेकिन वह ये बात नहीं भूला है, उसे और भी ज्यादा मजबूत बनना है और वह ये बात कभी नहीं भूलेगा। खैर, इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट मिला तो इसका अगला पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। वैसे कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि एलन पूरे 5 साल का हो चुका था और आज उसकी अप्रीजल सेरेमनी वाला दिन है जब एलन के टैलेंट का पता चलेगा। एलन और उसके फादर टाउन की तरफ जा रहे थे क्योंकि वही वह चर्च था जहां यह सेरेमनी परफॉर्म की जाती है। रास्ते में एलन अपने फादर से पूछ रहा था कि आखिर इस सेरेमनी में होता क्या है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चीज बहुत आसान है। तुम्हें बस एक क्रिस्टल वॉल पर हाथ रखना है
और पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास क्या टैलेंट है या तुम किस क्लास से बिलोंग करते हो। हालांकि वह एलन को बताते हैं कि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये सुनकर एलन हैरान हो जाता है, पूछता है कि इसमें कैसा कंपटीशन। तो उसके फादर बताते हैं कि बात बहुत सिंपल है, जितने भी कॉमनर्स हैं यानी जितने भी गरीब लोग हैं उनके पास गरीबी से निकलने का सिर्फ यही ऑप्शन है कि उनकी फैमिली में कोई टैलेंटेड बच्चा पैदा हो जो उन्हें इस जिंदगी से बाहर निकाल सके। इसी वजह से 5 साल पहले जिस तरह एलन के पेरेंट्स ने मेहनत की थी और पॉपुलेशन बढ़ाने में योगदान दिया था, वैसे ही बहुत से और पेरेंट्स ने भी मेहनत की, जिससे पॉपुलेशन में काफी बढ़ोतरी हुई। अब बहुत सारे बच्चे एक साथ 5 साल के हो चुके थे। इस पॉपुलेशन में ग्रेडा फैमिली भी शामिल थी, यानी ग्रेना भी अब 5 साल की हो चुकी थी। रास्ते में उनकी मुलाकात ग्रेडा और ग्रेना से भी हो गई और उन्होंने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। कुछ देर बाद वे टाउन पहुंच गए, जहां एलन ने देखा कि उसके फादर सही कह रहे थे। वहां बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे मौजूद थे। हालांकि सभी कॉमनर्स थे, लेकिन उनके कपड़े अच्छे थे, जबकि एलन ने बचपन से ऐसे कपड़े पहने थे जिन्हें नॉर्मल भी नहीं कहा जा सकता था। इसका मतलब ये था कि वे लोग कॉमनर्स होते हुए भी एलन से ज्यादा गरीब नहीं थे। अभी चर्च नहीं खुला था, इसलिए सभी लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों का रवैया ठीक नहीं था, वे अपने से ज्यादा गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। उसी समय चर्च का दरवाजा खुला और कुछ रॉयल नाइट्स बाहर आए। उन्होंने लोगों को डांट कर चुप कराया और कहा कि अपनी जुबान पर काबू रखें, क्योंकि किसी को भी कोई भी टैलेंट मिल सकता है। बहुत गरीब परिवार का बच्चा भी किसी नॉर्मल फैमिली को पीछे छोड़ सकता है। लोगों ने इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया, बस इतना समझ लिया कि जब तक टैलेंट सामने नहीं आ जाता तब तक चुप रहना बेहतर है। इसके बाद अप्रीजल सेरेमनी शुरू हो गई और सभी को चर्च के अंदर बुला लिया गया। अंदर एलन ने देखा कि सामने 3 स्टैचू थे, 3 अलग अलग गॉड्स के। उनमें से जो बीच वाला स्टैचू था वह गॉड ऑफ क्रिएशन का था। एलन ने तुरंत पहचान लिया कि यही वह गॉड है जिसकी तरफ से उसे एक सॉरी लेटर मिला था। उसका ग्रिमोर भी उसे कुछ समय बाद मिला था, इसी वजह से वह लेटर भेजा गया था। अब बिना समय बर्बाद किए टैलेंट चेक होना शुरू हुआ। सबसे पहले विलेज चीफ के बेटे को बुलाया गया। उसने क्रिस्टल पर हाथ रखा और सामने स्टेटस विंडो खुल गई, जिसमें लिखा था कि उसे मर्चेंट क्लास मिली है। उसके फादर बहुत खुश हो गए। एलन ये सब ध्यान से देख रहा था। उसने नोटिस किया कि यहाँ रैंकिंग सिस्टम नंबर्स में था, जबकि उसके ग्रिमोर में अल्फाबेट्स में था। मतलब वो अपना टैलेंट पहले ही देख सकता था। एक के बाद एक बच्चे आते गए, कुछ को अच्छे टैलेंट मिले, कुछ को कुछ भी नहीं मिला। आखिर में सिर्फ एलन और करीना बचे थे। करीना की बारी पहले आई। वह खुशी खुशी आगे बढ़ी और क्रिस्टल पर हाथ रखा। अचानक एक तेज रोशनी निकली। एलन को पहले ही अंदाजा था कि करीना को स्वॉर्ड रिलेटेड क्लास मिलेगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे स्वॉर्ड लॉर्ड क्लास मिली, जो टॉप क्लास मानी जाती है। इससे साफ पता चलता है कि करीना का फ्यूचर सेट है। अब एलन की बारी आई। उसने भी क्रिस्टल वॉल पर हाथ रखा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक जबरदस्त रोशनी निकली जो करीना से भी ज्यादा थी। एलन पीछे की तरफ फेंक दिया गया। उसके फादर को लगा कि शायद उसे बहुत जबरदस्त टैलेंट मिला है, लेकिन प्रीस्ट ने कहा कि एलन यूजलेस है, उसे कोई टैलेंट नहीं मिला। एलन खुद भी हैरान था, क्योंकि उसे सच्चाई पता थी। उसे गुस्सा आया, खास तौर पर गॉड ऑफ क्रिएशन पर, लेकिन उसके फादर ने उसका हौसला बढ़ाया। उनके लिए एलन हमेशा उनका बेटा ही रहेगा, चाहे टैलेंट हो या ना हो। घर आकर भी सब कुछ नॉर्मल रहा, जिससे एलन को बहुत हिम्मत मिली। वह जानता था कि उसने हेल मोड चुना है, इसी वजह से उसकी प्रोग्रेस धीमी दिख रही है। उसे 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही थी कि स्टोन टैबलेट पर क्लास वाले खाने में एरर क्यों लिखा आया था। बाद में उसे याद आया कि उसने समनर क्लास चुनी थी, जो इस दुनिया में पहले कभी किसी को नहीं मिली थी। यह एक नया फीचर था। अगले दिन ग्रेडा फैमिली के घर पार्टी थी। एलन ने नोटिस किया कि उसके फादर का रवैया बदला हुआ था। बाद में पता चला कि वे करीना के फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद थे। दोनों दोस्तों के बीच बहस हुई, लेकिन आखिरकार मामला सुलझ गया। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि रॉयल नाइट्स करीना में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वे उसे टेस्ट करना चाहते थे। 5 साल की बच्ची होने के बावजूद करीना ने लड़ाई एक्सेप्ट कर ली। वाइस कैप्टन के साथ मुकाबले में उसने अपनी ताकत साबित कर दी, यहाँ तक कि उसकी तलवार भी टूट गई। आखिर में नाइट कैप्टन ने माफी मांगी और कहा कि करीना का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वह रॉयल एकेडमी जा सकती है। यह फैसला करीना और उसके पेरेंट्स पर छोड़ दिया गया। यहाँ पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।